नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 21 फरवरी 2023। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे दैनिक क्विज की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न, कौन से कथन सही हैं, आपको इसका पता लगाना है। वीडियो को पॉज करके इसको करने का प्रयास करिए। एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों एससीओ के सदस्य हैं। इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, एससीओ जिसको शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसके जो भी मेंबर कंट्री हैं वहां पर कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट की और यहां पर जो नए उद्यमी हैं इनकी क्षमता निर्माण का मतलब होता है कि किस तरीके से इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी जा सकती है। इनको कौन कौन से स्किल्स ऐसे हैं जो दिए जा सकते हैं जिससे कि ये अपने अपने क्षेत्र को और ज्यादा ग्रोथ कर सकें। अब अगर भारत की बात करें तो भारत इस मीटिंग में रोल क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, आईटी सेक्टर, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बट इनको जरूर याद रखिएगा। इन सेक्टर्स में जो भारत है वो जो भी अपनी स्किल है ना वो इनके साथ शेयर करने का प्रयास करेगा। और बेसिकली जब हेल्थ की बात आती है तो आपको पता है कोविड 19 की बात आ रही है, तो यहां पर जो भी महामारियां आएंगी तो उस टाइम पे हमारी जनता के सामने जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, उनको भारत ने कैसे पूरा करा या फिर ये जो मेंबर कंट्रीज हैं ये कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ऐसे किस केस में, इसके ऊपर भी यहां पर चर्चा होगी। अगर एससीओ के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो एससीओ का गठन 2001 में हुआ था, इस चीज को याद रखिएगा। 2002 में इनका जो चार्टर है, चार्टर का मतलब होता है जो भी नियम कानून है, एक तरीके से संविधान जो है, वो 2002 में बना था और 2003 में इसको लागू कर दिया गया था। अगर स्टार्टिंग की बात करेंगे तो इसका नाम था शंघाई 5। चलिए मेरे को कमेंट करके बताइए शंघाई 5 में कितने मेंबर्स थे। एक हिंट आपको दे देता हूं कि जो उज्बेकिस्तान है उसने बाद में ज्वाइन किया है और उसके ज्वाइन करने के बाद ही एससीओ नाम पड़ा। इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इन दोनों को एक ही वर्ष में यानी कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया था। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं तो इसकी स्थापना का वर्ष 2001 में है, एकदम सही हो जाएगा। 2023 में उज्बेकिस्तान में नहीं, भारत के अंदर हो रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य हैं, यह भी कथन सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी सही कथनों की पहचान करनी है। अब चूंकि आपको पता है टर्की में जो ऑपरेशन दोस्त चल रहा था तो उसमें भारत की तरफ से जो दल गया था वो वापस आ चुका है। इस वजह से हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है इसका टर्की वाले हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तो एनडीआरएफ यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसी पर मैंने प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। एनडीआरएफ की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी इनके सैनिकों को इसमें प्रतिनियुक्त किया जाता है। एनडीआरएफ केवल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया और राहत कार्य के लिए जिम्मेदार है, जबकि भारतीय सेना मानव निर्मित आपदाओं से भी निपटती है। और आखिरी स्टेटमेंट है, इसमें एक एयर विंग भी है। ये आपके सामने कथन है, इसको लगाइए। अब जैसा कि आपको पता है कि यहां पर पीएम के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया एनडीआरएफ का। तो एनडीआरएफ की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। बेसिकली इसी नाम से इसका एक एक्ट है जिसको बोलते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, और ये एक्ट है 2005 का। तो 2005 के एक्ट से 2006 में इसकी स्थापना करी गई है। अब अगर पहले कथन की बात करें तो पहला कथन एकदम सही है, दूसरा कथन भी यहां पर सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। देखिए केवल प्राकृतिक में नहीं होता है, जो मानव निर्मित आपदाएं होती हैं उसमें भी एनडीआरएफ कार्य करता है। तो यहां पर केवल स्टेटमेंट लिखा है, इस वजह से ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें एक ईयर विंग भी है, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर डिमांड करी गई थी बट अभी तक इसको अप्रूवल मिला नहीं है। तो यहां पर हमारे दो कथन सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन की पहचान करनी है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया है। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ए राज्य को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का निर्देश देता है। इसको लगाइए। अब जैसा कि पता है यूनेस्को द्वारा 21 फरवरी को डिक्लेयर करा गया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, जो भाषा का सांस्कृतिक महत्व होता है। दूसरा, बहुभाषावाद जो है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी मल्टी लैंग्वेजेस का जो विचारधारा होती है उसको फॉलो करना, और प्लस सांस्कृतिक जो महत्व होता है हर भाषा का अपना, उसको भी संरक्षण प्रदान करना। तो ये दो ऑब्जेक्टिव के कारण इसको स्टार्ट किया गया था। तो यहां पर पहला कथन भी एकदम सही हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। 350 ए जो है वो राज्य को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का निर्देश देता है। तो यहां पर हमारे तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन इसमें भी चुनने हैं आपको।
यूरोपीय संघ की तरह भारत के पास इसके विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन व्यापार योजना है। उत्सर्जन व्यापार योजना एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को कहते हैं। भारत का लक्ष्य हमारे सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक 40% तक कम करना है। इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है कि जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है वो भारत में जून तक लाई जाएगी। इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आ गई है। अब देखिए एमिशन ट्रेडिंग स्कीम की बात करते हैं तो अगर भारत में फर्स्ट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम सिस्टम की बात करोगे जो केवल पर्टिकुलेट मैटर में आया था तो इसको सूरत में स्टार्ट किया गया था। आपको पता होना चाहिए इस बारे में। जो सीपीसीबी है इस बॉडी ने इसको स्टार्ट किया था। तो अब चूंकि जून में ये चीज आएगी तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब जैसा कि आपको देखा है इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 2005 को आधार वर्ष माना गया है। तो उससे जो भी हमारा एमिशन हो रहा है उसको हमें कम करना है 45% तक के जीडीपी में। देखिए पहला कथन गलत हो जाएगा, भारत के पास अभी नहीं है, बट उत्सर्जन व्यापार की जो नीति है इसके बारे में जून में भारत के द्वारा ये लाई जाएगी। भारत का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक 45% कम करना, ये एकदम सही कथन हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए 2022 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। ये ऐसे कोटेशन पे प्रश्न पूछा गया। यही कोटेशन आप मेंस आंसर राइटिंग में या ऐसे राइटिंग में भी आप यूज कर सकते हो। तो निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथनों का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ये सामने आपके सामने 4 कथन है। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आपको पता होना चाहिए कि जो भी ये आर्द्र भूमियां होती हैं तो बेसिकली इनको किस लिए जाना जाता है कि भाई ये क्या करेंगी, पानी को अवशोषित करती हैं। तो जब पानी में जितनी भी प्रदूषक होते हैं तो प्रदूषकों को बेसिकली ये क्या कर देती है, छान देती हैं। और दूसरा यहाँ पर कुछ जली पादप भी होते हैं, जैसे आपने जलकुंभी का नाम सुना होगा। तो जलकुंभी जैसे जो जली पादप होते हैं इनके अंदर एक खास बात होती है कि जो भारी धातुएं होती हैं इनको ये अवशोषित कर लेते हैं। तो एक तरीके से भारी धातुओं के लिए सिंक का काम करते हैं। तो यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। आज के तथ्य पे नजर डालते हैं। ये बात करेगा विश्व सुरक्षा कांग्रेस के बारे में। अब देखिए ये भारत में आयोजित हो रहा है तो इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? रेल मंत्रालय। ये भी चीज याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, अभी इसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारा रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ, इसने 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो है इसका आयोजन किया है। तो ये देखिए कहां पर हो रही है, प्लेस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जयपुर में आयोजित करी जा रही है। इस बार की जो थीम है ये है रेलवे सुरक्षा रणनीति भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम पे यूपीएससी प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। इनके अध्यक्ष की बात करेंगे तो यहां पर जो आरपीएफ के महानिदेशक हैं वही विश्व सुरक्षा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। अब बेसिकली ये जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस है ये होता क्या है? ये इसलिए बनाया जाता है कि देखिए जिस जिस जगह पर रेल है ना, जिस भी देश में, तो उन सारे देशों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती है रेलवे ट्रांसपोर्ट को लेके, जो भी इनको जागरूकता फैलानी है कि भाई लोग जो है वो मैक्सिमम रेलवे का यूज कर सकें, रेलवे परिवहन को प्रोत्साहित कर सकें। तो ये सारे काम ना इस कांग्रेस के अंदर डिस्कस होते हैं। भारत में ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है, 2006-2015 में ऑलरेडी भारत में इसका आयोजन करा जा चुका है। दूसरा आप इसको ये भी देख सकते हो कि ये भारत की एक तरीके से सॉफ्ट पावर को भी शो करता है कि रेलवे का भारत में आप देखते हैं कितना बड़ा स्थान है, कितने सारे लोग रेलवे के अंदर रोजगार जॉब्स करते हैं। उसके अलावा रेलवे का अगर नेटवर्क की बात करें तो भारत में और वर्ल्ड वर्ल्ड के अगर जो कॉम्प्लेक्स या लेंदी नेटवर्क्स होते हैं उसमें इंडिया का नाम आता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिया उसमें अपना बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। दूसरे जो सदस्य देश हैं इनके देश के अंदर भी जो रेलवे है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में। अब अगर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा पेरिस में है। 1922 में इसको बनाया गया था। अब देखिए मेन फोकस क्या है? दुनिया भर में रेल परिवहन को बढ़ावा देना। अब रेल परिवहन अगर बढ़ता है ना तो देखो रेलवे का क्या होगा, इसकी आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ेगी। अब रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब है आपको पूरी इंडस्ट्री यहां पर बनानी पड़ेगी। तो अब लोग क्या है वहां पर आके जॉब करेंगे। तो एक तरीके से आप लोगों की भी भलाई यहां पर कर रहे हैं कि वहां जॉब्स क्रिएट करके। अब दूसरा रेलवे के अंदर कोई एक चीज तो होती नहीं, इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लगे होते हैं। तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो लगेगी तो और ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो होगा। और बेसिकली यहां पर क्या है, अब हर व्यक्ति पर्यावरण की बात करता है तो ये संस्था भी पीछे नहीं है। तो हमें ऐसी रेलवे का विकास करना है जो पर्यावरण के लिए क्या हो, एकदम बेस्ट हो। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल यहां पर सारी चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर करी जाएं।
जितनी यहाँ पर रेलवे की लागत आती है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो यानी कि इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर भी ये जो संस्था है वो ध्यान देती है। अब अगर रेलवे सुरक्षा बल की बात करें तो आरपीएफ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका अगर मेन फोकस किस पे रहता है, रेलवे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 1957 में इसको गठित करा गया था। ध्यान से देखिए, मुख्य भूमिका लिखी हुई है यात्री सुरक्षा और यात्री सुविधा, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया रेलवे संपत्ति की सुरक्षा। तो ये जो होते हैं ये मेन ऑब्जेक्टिव हैं आरपीएफ के। चलिए, तो आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। सबसे पहला प्रश्न है नबाम राबिया केस और दूसरा प्रश्न है ऑटिज्म। इसको बताइए कमेंट करके ये क्या चीज है। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी दैनिक क्विज के अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।